नमस्कार, मैं नीलोत्पल और मैं शायद पहली बार अपने चैनल पर कोई पॉडकास्ट कर रहा हूं। और अगर आप में से कोई भी छात्र जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा हो या जो सोच रहा हो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए, मुझे लगता है कि इंटरनेट पर तैरने वाले लाखों वीडियो में से ये एक वीडियो ऐसा है जो आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र और छात्राओं के लिए बेहद ज़रूरी है और बेहद सार्थक होने वाला है। मैं आज जिनसे बात करने को आया हूँ, मेरी पूरी जवानी एक पूरा दशक जो है कि निकला है उनसे पढ़ते और सीखते हुए। तो मैं हूँ अपने गुरुदेव और हिंदी माध्यम से तैयारी करा के इस देश को सैकड़ों अधिकारी देने वाले, प्रशासनिक सेवा में अधिकारी देने वाले, पुलिस सेवा में अधिकारी देने वाले, राजस्व सेवा में अधिकारी देने वाले और अन्य राजकीय परीक्षाओं में अधिकारी देने वाले मेरे आदरणीय गुरुदेव श्री रजनीराज सर, आपका स्वागत है सर। सर, मुझे याद आता है कि मैं जब पहली बार आपकी कक्षा में बैठा था, पिछली सीट पर पहले वर्कशॉप में, अपने पहले वर्कशॉप में जब सुनने को गया था, तो एक पंक्ति आपके मुंह से वहाँ सुनी थी कि ये जो मूर्तियाँ हैं ये इसलिए वरेण्य नहीं हैं क्योंकि इसमें देवता का वास है, बल्कि ये इसलिए पूजनीय है क्योंकि इसने अपने तरासे जाने का दर्द सहा है। ये एक पंक्ति ने मुझे पिछले बेंच पर जो मैं बैठा हुआ था ये सोच के कि मैं वर्कशॉप सुन के फिर बाहर जाऊंगा, फिर सोचूंगा कि कहाँ पढ़ना कहाँ देखना है, इस एक पंक्ति ने मुझे हमेशा के लिए फिर आपका वो सौभाग्यशाली छात्र बना दिया कि मैं आज तक आपसे सीखता हूँ। तो वो कक्षा है जहाँ पर आपने कितने पत्थरों को अपनी छेनी से, अपनी हथौड़ी से जो है कि निखार के और इस देश के लिए तैयार किया है। तो आज आपका सर स्वागत है और मैं चाहूँगा कि जो नई पीढ़ी के जो छात्र और छात्राएं हैं वो अब लाभान्वित हों आपसे। सर, मेरा पहला जो प्रश्न आपसे है या मैं जानना चाहता हूँ, सामान्य तौर पे हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले लोगों के मन में एक उलझन सी रहती है, एक भ्रम जाल सा रहता है, और जो लोग हिंदी माध्यम के बारे में जानना चाहते हैं, अभिभावक भी, कि विगत कुछ वर्षों में हिंदी माध्यम से आने वाले रिजल्ट में कमी आई है। ये एक सामान्य सी बात है, लेकिन फिर देखा ये जाता है कि 2014-15 के बाद तो पहले रिजल्ट में गिरावट आई। अभी 2-3 साल से ये कहा जाता है कि हिंदी माध्यम से रिजल्ट जो आ रहा था उसमें कुछ अब सुधार भी आया है। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि क्या हिंदी माध्यम से यूपीएससी में और अब तो राजकीय सेवाओं में भी सेलेक्ट होने वाले, चयनित होने वाले लोगों की संख्या क्या घट रही है? इसको प्रमाणिक तौर पर आप पहले बता दें कुछ शब्दों में मुझे। देखिए, 2012-13 तक इसने अपना पीक प्राप्त कर लिया था। ठीक। और फिर एग्ज़ाम का नया पैटर्न आया। नए पैटर्न के अंदर सीसैट जैसी चीज़ें आई, उसके खिलाफ आंदोलन भी किए थे। और उसके बाद फिर क्वालिफाइंग कर दिया गया सीसैट को। तो एक बड़ा तबका आज भी ऐसा है ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स का जो आज भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि मेंस के अंदर जिस तरीके से जनरल स्टडीज़ की भूमिका निर्णायक हो गई है और उसके अंदर करंट की भूमिकाएं बढ़ती गई है, और करंट का कवरेज जिन अखबारों और पत्रिकाओं के माध्यम से होता है वो इंग्लिश मीडियम का ही होता है। हिंदी के मीडियाज़ पिछले दशकों में लगभग तबाह हो गए हैं। अब उनमें एकेडमिक्स की बातें नहीं रहती है। तो इस वजह से हिंदी मीडियम के लोगों का जनरल स्टडीज में जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही पैथेटिक है। एक तो इसलिए क्योंकि करंट की भूमिकाएं बढ़ गई है और अप्लाइड एग्जाम हो गया है। बिना करंट पढ़े सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल नॉलेज के आधार पर आप टू सम एक्सटेंट पीटी तो पास कर सकते हैं, मेंस में अच्छा नंबर नहीं ला सकते। दूसरी बात और भी है कि पढ़ाने के तरीके ठीक नहीं है, पढ़ाने का लेवल ठीक नहीं है, इन सबों का भी परिणाम है। लेकिन एक बात हम कह सकते हैं कि रिजल्ट गिरा है। अच्छा। और बीच बीच में फिर थोड़ा ठीक हो जाता है। ठीक। थोड़ा ठीक और थोड़ा खराब के बावजूद हम कह सकते हैं कि 2012-13 का जो बेंचमार्क है उसकी तुलना में हम बहुत पीछे हैं। मतलब अभी इस बार ही अगर जो रिजल्ट आया है तो जो सामान्य अखबारों की रिपोर्ट बताती है, तो एक अखबार में मैंने देखा
शायद नवभारत टाइम्स के किसी आर्टिकल में कि 1006 सीटों के लिए आया है, कुछ सीट 242 या 45 रिजर्व रखे गए हैं। उसमें 42 हिंदी माध्यम से हैं, और उसमें भी जो बिहार की खासकर मैं बात करूं, जिसको कभी आईएएस फैक्ट्री कहा जाता था, वहाँ से हिंदी माध्यम से एक सिलेक्शन है। उत्तर प्रदेश से 10 या 12 है, और सबसे ज़्यादा शायद राजस्थान से है, 3 या 4 मध्य प्रदेश से है, छत्तीसगढ़ से 1 है, वो जो रिपोर्ट मिला। तो ये रिजल्ट बहुत कम है। अगर 10, 100 में, 1000 में अगर 50 रिजल्ट हिंदी माध्यम के आते हैं तो ये कम तो है। मेरा सवाल यहीं से एक निकल के आता है कि हिंदी माध्यम से तैयारी करना, लोगों के मन में लगता है कि ये अब दूर की कौड़ी हो गई है, जहां पर हिंदी माध्यम से अगर हम तैयारी करेंगे तो हम पता नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे या नहीं। ये बात यूपीएससी में तो स्थापित हो गई है धारणा। धीरे धीरे पीसीएस में भी मैं देख रहा हूँ कि जो टॉपर है बिहार का या उत्तर प्रदेश का, अगर आप उनसे पूछें तो वो पता चलता है कि अंग्रेजी माध्यम से है। और भी तरह की परीक्षाओं में, यानी कि पूरी तरह से हिंदी माध्यम के को लेके एक शंका उत्पन्न हो गई है। तो जो नए अभिभावक अपने बच्चों को तैयारी करवाना चाह रहे हैं, उनके भी मन में शंका है। जो नए बच्चे आ रहे हैं तैयारी करने, तो आपको क्या लगता है कि ये इसी तरह से बना रहेगा और धीरे धीरे हिंदी माध्यम एक तैयारी करने का क्या माध्यम नहीं रह जाएगा, या हम इसमें ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो पहले जिस तरह से सशक्त माध्यम था, आगे भी ये उस तरह से बना रहे? देखिए, जहाँ से समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान निकालेंगे तो फिर पुराने दिन लौट के आ जाएंगे। लेकिन समस्याएं यदि यथावत बनी रहती है और बढ़ती जाती है तो फिर परिणाम भी इसी तरीके से निकलते जाएंगे। बात बहुत सिंपल है कि हम हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को ये कहना चाहते हैं कि यूपीएससी वाले आपके साथ में भेद नहीं करते। ये सब बेवजह की बातें हैं कि विद्यार्थी अपना फेलियर यूपीएससी पे थोप देता है, कोचिंग वाला अपना फेलियर यूपीएससी पे थोप देता है, और यूपीएससी वाले कभी जवाब देने आते नहीं हैं। तो ये दोनों बेसिकली अपनी अपनी विफलताओं को छुपाने में कामयाब हो जाते हैं। यूपीएससी के सिलेबस और एग्जाम के पैटर्न में कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर है जो कि प्रो इंग्लिश मीडियम है, लेकिन इसके आगे कॉपी इवेलुएट करने में, या चाहे वो जीएस हो, एसे हो, ऑप्शनल हो, इंटरव्यू हो, उसके मार्क्स देने में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदी मीडियम के हो कि इंग्लिश मीडियम के हो। आपके क्वालिटी कंटेंट और क्राफ्ट के आधार पर वो मार्क्स देते हैं, जिसमें कि आप पिछड़ रहे हो तो नंबर नहीं आ रहा है। बाकी शिकायत आप चाहे जितनी कर लो। जी, एक सवाल मेरा ये है कोचिंग के बारे में। अभी मैं पिछले दिन इलाहाबाद गया था सर, तो इलाहाबाद में मैं सलोरी, बघाड़ा, जो है कि कटरा, ऐसे जगहों में जहाँ पर 8x5, 5x8 के कमरों में लड़के, जहाँ बेड लगा है, वहीं टेबल पर चूल्हा भी रखा है, सिलेंडर नीचे रखा है, वहीं खाना बना रहे, खा रहे हैं। 3 साल, 4 साल, 5 साल से भी लड़के वहाँ पे हैं। मैं जब उनसे सबसे बातें कर रहा था तो वो सब कह रहे थे कि हाँ, कोचिंग तो हम जाते हैं, कोचिंग हमने ले लिया पहले 6 महीने में, पहले साल भर में, अब अपने से पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो बड़े निराश से दिख रहे थे। मैं उनकी निराशा से एक प्रश्न लेके आया हूँ, क्या कोचिंग ज़रूरी तो है, मैं इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, क्योंकि हमारे पृष्ठभूमि में जो पढ़ाई स्कूल और कॉलेज की है उसको कौन नहीं जानता है इस देश में, कि हम किस तरह से, किस पृष्ठभूमि से पढ़ के आते हैं, जहाँ कॉलेजेस में क्लास नहीं हो रहे हैं, स्कूल में कोई बेसिक पढ़ाई बेहतर ढंग से होती नहीं है, खास करके हिंदी माध्यम सरकारी विद्यालय के लोगों को। तो मेरा ये कहना है कि क्या कोचिंग को अपने में गुणात्मक सुधार लाने की आवश्यकता है, हिंदी माध्यम के कोचिंग को खास करके? पहली बात तो मैं ये बताऊं कि कोचिंग करना एक ज़रूरी चीज़ है, मैं इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दूंगा। ठीक। लेकिन कंपटीशन है ना। हाँ। और कंपटीशन किनके साथ में है? हिंदी वालों को मैं बोलूँगा कि कंपटीशन आपका उनके साथ में है जो आईआईटी पास कर गए, आईएम पास कर गए, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी यूपीएससी पास कर गए लेकिन आईएएस नहीं बने हैं तो आईएएस बनना चाहते हैं, जो 2-3 बार इंटरव्यू दे चुके या 3-4 बार मेंस दे चुके और उनको सेलेक्ट होना है, अभी नहीं हुए हैं, जो पीसीएस पास कर चुके वो भी सेलेक्ट नहीं हुए हैं, अभी होना है, और वो भी कोचिंग कर रहे हैं। ठीक। तो ऐसी स्थिति में यदि आप एडवेंचर करना चाहते हैं तो फिर इस एडवेंचरिज्म का सजेशन नहीं दिया जा सकता, ये पर्सनल लिबर्टी की बात है। ठीक है। अब दूसरी बात है कि कोचिंग करने वाले लोग क्या रियल मायने में कोचिंग से कुछ हासिल कर पा रहे हैं?
तो मुझे लगता है कि 10 में से 7-8 कोचिंग तो सीधे सीधे फर्जी कोचिंग है। ठीक। वैसे जगहों पर बच्चे पढ़ के ज्ञान हासिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टा उनका एटीट्यूड और उनका अप्रोच खराब हो रहा है। लेकिन कोचिंग खोलना और कोचिंग चलाना बाजार की एक ऐसी सच्चाई है कि जिसको आप कहिए तो फंडामेंटल राइट का दुरुपयोग है। क्योंकि इसके लिए कोई डिग्री तो चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जांच परख तो होती नहीं कि तुम पढ़ा सकते हो कि नहीं। एक क्लेम है, क्लेम को मार्केट की कसौटियों पे खरा उतरना है, चमचम सा दिखना है, और दिखने वाले बिक जाते हैं। तो बात ये निकल कर आती है कि कोचिंग खोलने वाले अपने को बेचने के लिए तमाम प्रकार के दीव तड़क भड़क यूज कर रहे हैं, तो खरीदारों को भी तो समझदार होना चाहिए। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा जो आपको दुष्चक्र दिखाई देगा वो ये है कि यदि मैं आज से लगभग 10 साल 12 साल पहले के बच्चों की काम करने की शैली से कंपेयर करके बताऊं, तो देखेंगे कि जब बच्चे को तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर आना होता था, तो वो जान पहचान के लोगों की खोज करता था कि मुखर्जी नगर से कौन परिचित है। ठीक। उनसे पूछता था कि कहाँ पढ़ना चाहिए। ठीक। फिर बच्चा मुखर्जी नगर आता था और यहाँ पर आपको हजारों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं जो या तो यूपीएससी पास कर गए, या पीसीएस पास कर गए, या यूपीएससी का 1-2 बार इंटरव्यू दिए, या 2-1 बार मेंस दिए। ये सब ना बेसिकली पानी को साफ रखते थे। ये मास्टरों के फर्जीवाड़े को बिल्कुल ही खारिज कर देते थे और बच्चों का दिमाग साफ कर देते थे कि तुमको लोक लुभावन चीजों में नहीं फंसना है। कहां पढ़ोगे तो परिणाम निकलेगा, और कहां पढ़ोगे तो फंस जाओगे। आज के डेट में सबसे पहली समस्या यह है कि गार्जियन अब पता नहीं लगाते हैं। गार्जियन यूट्यूब के ऊपर चमक दमक देखते हैं। यूट्यूब के माध्यम से कुछ एक नायक, मैं कहूं कि शिक्षक कम मोटिवेटर, उनके घर तक पहुंच गए हैं और उनकी उंगली पकड़ के वो दिल्ली आ जाते हैं। मैं ये कहूं कि छात्रों से पहले या छात्रों के पार जाके वो माता पिता को भी प्रभावित करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। और माता पिता खुद कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पढ़ना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और पहले की प्रक्रिया थी कि बच्चा यहाँ आता था, यहाँ अपने मित्रों से मिलता था, और तब ये माता पिता को फोन करके बताता था कि मैंने एक अच्छा शिक्षक पा लिया है जो रिजल्ट दे रहे हैं, और मेरे साथी भी वहाँ पढ़ते हैं तो मैं पढ़ रहा हूँ। या माता पिता भी पता लगाते थे कि मुखर्जी नगर में हमारे दोस्त का बेटा तैयारी किया है, तो उसके संपर्क में जाओ तो तुमको बताएगा कि वहाँ कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए। एक बात सर, अगर मैं कक्षा में पहुँच गया हिंदी मैं एक पॉइंट और जोड़ता हूँ। जी सर। एक पॉइंट जो जोड़ता हूँ वो ये कि अब तो पहली बात कि यूट्यूब के माध्यम से निर्णय हो जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मुखर्जी नगर में अब वो हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स भी नहीं रह रहे हैं कि जो सिलेक्शन पाए हुए हों, या इंटरव्यू दिए हुए हों, या मेंस दिए हुए हों, जो पानी को साफ करते थे। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ शोबाजी और हीरोइज्म के आधार पर इंस्टीट्यूशन का निर्णय होता है। तो इसके कारण मुखर्जी नगर में तो कई सारे बहुत बेहतरीन शिक्षक जो थे वो उसी तरीके से विलुप्त होते जा रहे हैं जैसे कि शास्त्रीय संगीत के संगीतकार। मैं यहीं से एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर हम किसी वैसे खोजे गए शिक्षक के पास पहुंच गए जो जिन्होंने पुराना दौर भी देखा है और जिन्होंने अपने कक्षाओं से कई लोगों को बनते देखा है, बनाया है, उनको पढ़ाया है, जिसमें से कि जिनको मैं जानता हूं उनमें से आप प्रथम पंक्ति में हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जानना चाहता हूं बहुत ऑब्जेक्टिविटी के साथ, बहुत वस्तुनिष्ठता के साथ कि हिंदी मीडियम के शिक्षक जो 10 साल 20 साल पहले पढ़ा रहे थे, क्या उनको अपने में कुछ अद्यतन सुधार या अद्यतन अपग्रेडेशन की ज़रूरत है क्या? मतलब थोड़ा सा कि जिस तरह से प्रश्नों का ढांचा बदल रहा है, जिस तरह से प्रश्न पत्र पूरा बदल रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार के पीसीएस की भी परीक्षाओं को अब यूपीएससी से अलग करके हम नहीं देख सकते हैं। कई बार प्रश्न चौंका देते हैं कि ये उस लेवल का या इस लेवल का, सब कुछ बराबर हो चुका है। इसको देखते हुए क्या शिक्षक अपग्रेड हो रहे हैं या नहीं हिंदी मीडियम में, और अगर होना है तो किस स्तर से हो, किस बिंदु पर जाके वो अपने को अपग्रेड करें? अगर ये बात आप बताएं तो ये छात्रों के लिए भी बहुत काम की होगी, और वैसे छात्र जो कल जाकर शिक्षक ना बन जाएं उनके लिए भी शायद काम की बात होगी। कहीं मैंने पढ़ा था कि कोई उनको बताए कि वो आके सिर्फ ज्ञान देते हैं, उन्हें ध्यान रहे कि हम कल को इम्तिहान देते हैं। हाँ, वही है।
तो इम्तहान में जो बातें पूछी जा रही है और मास्टर लोग क्लास में जो जाके ज्ञान दे रहे हैं, उसके बीच में सामान्यतया, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस, सामान्यतया दूर दूर तक का कोई नाता नहीं। स्थिति यह है कि एनसीईआरटी लेवल का जो ज्ञान है उसके आधार पर शिक्षक विद्वान कहला रहा है। ठीक। कारण यह है कि विद्यार्थी भी पढ़ के नहीं आ रहा है, और जब वो कुछ भी पढ़ के नहीं आता है तो उसको यदि आप बहुत बेसिक बातें कहानी की तरह सुना दीजिए तो उसको लगता है कि मैं तो इनरिच्ड हो गया, मेरे पास में ज्ञान का विपुल भंडार हो गया। और उसी क्लास में यदि कोई टीचर ये बोले कि एनसीईआरटी लेवल किताब तो तुम्हें खुद पढ़ के आनी चाहिए, तो बच्चा क्या समझ रहा है कि टीचर अपने लिए पेन लेने को तैयार नहीं है। बात यह है कि टीचर पेन ले, ये जरूरी है, लेकिन बच्चा भी पेन ले। बच्चा एनसीईआरटी लेवल किताब खुद पढ़े, अपनी भाषा, अपनी वर्तनी खुद ठीक करे, लिखने की गति खुद ठीक करे, अपना एप्लीकेशनल विजडम ठीक करने का खूब अभ्यास करे, उसे सैकड़ों हजारों आंसर लिखने का प्रैक्टिस घर में खुद करना चाहिए। तब शिक्षक जो आपके साथ परिश्रम कर रहे हैं वो आपको अच्छे लगेंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि शिक्षक परिश्रम कर नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट को कैसा शिक्षक चाहिए। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में जब आप कंपेयर करिएगा तो हिंदी मीडियम में भी बहुत शानदार टीचर हैं और इंग्लिश मीडियम में भी कई बेकार टीचर हैं, लेकिन क्लास के स्टूडेंट्स का जो मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रेंथ है वो डिसाइड करता है कि हमारे क्लास में कैसा टीचर जमेगा। इंग्लिश मीडियम में नॉन सीरियस टीचर को मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जमने ही नहीं देता। सही। और हिंदी मीडियम में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स सीरियस टीचर को जमने नहीं दे रहा। मेरे जैसे लोगों को एडवांटेज सिर्फ मेरे नाम का है। बिल्कुल। मैं जिस शैली में पढ़ाता हूं, जिन शर्तों पे पढ़ाता हूं, उन शर्तों और शैलियों के साथ यदि मेरा नाम रजनीश राज हटा दिया जाए तो शायद मुझे चुनौती आ जाए। यानी कि बेहतरीन शिक्षक जो एडवांस लेवल तक जाते हैं, जो क्राफ्ट की बातें करते हैं, जो अप्लाइड बातें करते हैं, जो अपडेटेड एंड अपग्रेडेड बातें करते हैं, जिनके आधार पर पीटी और मेंस में क्वेश्चन मिल सकते हैं, जिनके पढ़ाए हुए के मुताबिक आपका आंसर क्वालिटेटिवली बेहतर हो सकता है, आप उन सब शिक्षकों को अपने लिए डिफिकल्ट मानते हैं। कहते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं, डीप में चले जा रहे हैं। वो अपने ऊपर ये दोष लेने को तैयार नहीं है कि मेरी कुछ गलतियां हैं। ऐसा लगता है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे हो गए हैं। इसकी दिक्कत नहीं है कि आपका बैकग्राउंड कमजोर है। मैंने ऐसे सैकड़ों बच्चों को पास करते देखा है जिनका बैकग्राउंड कमजोर है, लेकिन उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मेरा बैकग्राउंड कमजोर है और ये एक्सेप्ट किया कि मुझे ठीक करना पड़ेगा। ये बहुत हौसला देने वाली बात है हिंदी माध्यम के गांव, कस्बों और छोटे शहरों से आने वाले उन छात्रों के लिए कि सर एक उदाहरण के तौर पर जो उन्होंने देखा है वो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ लेके आते हैं, तब तो फिर क्या मतलब है कि आपको एक नया मार्गदर्शक मिले और आपको क्या सिखाए। यानी कि आप अगर किसी भी पृष्ठभूमि के हों, जिसमें कई लोग पढ़ाई लिखाई में कमजोर पृष्ठभूमि के भी हो सकते हैं, वो भी अगर उनको अच्छा मार्गदर्शक मिले, अच्छे शिक्षक मिले, तो इस देश के सबसे बड़ी परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं। सर एक बात, ऑफलाइन में जो पढ़ाते थे कक्षाओं में और जो अब डिजिटल स्क्रीन पे भी अब आप पढ़ा रहे हैं, सब कोई पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, तो आप जो डिलीवर करते हैं, क्या आप महसूस करते हैं कि उसमें कुछ अंतर आता है? जो मैं ऑफलाइन में डिलीवर कर रहा था और जो मैं डिजिटल स्क्रीन पे डिलीवर कर रहा हूं, क्या उसमें कुछ अंतर आप महसूस करते हैं? पहली बात तो मैं ये बताऊं कि जो गांव देहात के लोग आ रहे हैं और उनकी संभावनाओं की बात जो आपने किया, मुझे लगता है कि अल्बर ऑक्सफोर्ड से मुकाबला कर सकता है। बिल्कुल। और हापुड़ हार्वर्ड से लड़के जीत सकता है। क्या बात। शर्त बस ये है कि वो ये समझे कि मैं कहाँ हूँ और मुझे जहाँ जाना है वहाँ जाने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल। और जाने के रास्ते कितनी कठिनाइयों से गुजरते हैं और मैं अपने पाँव के लहलुहान होने से नहीं डरता हूँ। क्या। और यदि कोई उसको बोले कि देखो पत्थर में देवता नहीं बसते हैं, उसे तरासे जाने का दर्द सहना होता है देवता बनने के लिए, और वो तरासे जाने के लिए अपने आप को सौंप दे। तो ये एक एटीट्यूड की बात है। इस एटीट्यूड में कमी दिखती है मुझे, और मुझे कमी जो दिख रही है उसका कारण सिर्फ एक बच्चा नहीं है। बच्चा निर्दोष होता है क्योंकि सपना उसी का है। बिल्कुल।
लेकिन उस बच्चे के मेंटल शेप को मार्केट ने स्वरूप दिया है, यूट्यूब ने स्वरूप दिया है, अखबारों के पत्रिकाओं ने स्वरूप दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्वरूप दिया है, तमाम प्रकार के मार्केटिंग के टूल्स ने उसके दिमाग को स्वरूप दिया है। सच की खोज वो बेचारा कर नहीं पाता है। बिल्कुल। जब एडम स्मिथ ने कहा था कि इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कंज्यूमर विल बिकम द किंग, कि उपभोक्ता सम्राट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ता के बीच में संपर्क और संबंध होना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन यहां उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ता एक दूसरे से काफी दूर हो गए हैं। पहले यही उपभोक्ता जब आता था तो जान पहचान के लोगों के रास्ते आता था, और अब वो आता है यूट्यूब के रास्ते। यूट्यूब माया है, विज्ञापन की माया। उस माया के रास्ते वो सच की खोज करने आता है और भ्रमित हो जाता है। आप यूट्यूब पर एक अमिताभ बच्चन देखते हैं, और उस अमिताभ बच्चन को देखते हुए उसके क्लासरूम में जाते हैं और वहां किशन कुमार को पढ़ा रहे होते हैं। जबकि पहले बच्चा आपूर्तिकर्ता के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उनके संपर्क में जाता था जो उनको जानता है। बिल्कुल। आप यूट्यूब से कहां जान पाइएगा किसी को? यदि कोई आदमी आपसे पूछे कि मुखर्जी नगर में किसे पढ़ना चाहिए, आप मुझसे पढ़े हैं, तो आप मेरे बारे में 4 अच्छी बातें, 4 बुरी बातें, जो भी आप जानते हैं बता सकते हैं। लेकिन अब आपकी भूमिका गौण हो गई है, क्योंकि अब आपसे संपर्क करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे यूट्यूब से हम फैसला कर लेंगे। बिल्कुल। और इस वजह से, इसलिए तो यूट्यूब पर ही अब आ गए हैं हम लोग भी कि हाँ, बता पाए। ये यूट्यूब एक अपने आप में एक ऊर्जा है, एक सोर्स है, बता इसका कोई धर्म नहीं है। धर्म नहीं है। तो जब कोई इसका इस्तेमाल करते हुए किसी को मिसगाइड करता है, तो इसका इस्तेमाल करते हुए आप गाइड ही तो कर सकते हैं। बिल्कुल। वो तो उस नदी है, उसमें कागज की नाव तैरानी है या लकड़ी की, वो तो तैराने वाले पर है। तो कई लोग कागज की नाव तैरा कर उस पर सवार को बिठा देते हैं। तो जरूरत है कि कुछ लोग आए और लकड़ी की नाव भी तैराए, जिस पर बैठने का भरोसा हो कि डूबेंगे नहीं। ये बात तो है ही। एक बात सर 1000 रिजल्ट आता है सामान्य तौर पर, 1000, 1100। आप ही के बात से निकली एक बात है, जो 950 रिजल्ट अंग्रेजी माध्यम के होते हैं, उनको पढ़ाने वालों का नाम हम नहीं जानते हैं। वो स्क्रीन पर भी नहीं है, वो बाजार में चर्चाओं में भी नहीं है। और जो 50 हिंदी माध्यम के लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं, लड़कियां सेलेक्ट हो रही है, जिसमें कई लोग दावा करते हैं कि इसमें 20-30 तो घर में बैठ के आरा, बक्सर, हजारीबाग, नवादा और बाड़मेर और जो है कि मंडला और रीवा या इलाहाबाद के कमरों में बैठकर जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, उनको पढ़ाने वालों का नाम पूरी दुनिया जान रही है। वो पोस्टर में दिख रहे हैं, मतलब इतना छा गए हैं कि शौचालय के पास जाइए तो वहाँ भी लटके हुए, जहाँ लिखा हुआ है आगे है शौचालय, वहाँ भी एक मतलब कोई कोचिंग लटका हुआ है। मैं इलाहाबाद गया था सर, कुंभ आने वाला है, कहाँ देवता का पोस्टर लगाया जाएगा, जगह नहीं है सर, कोचिंग का ही पोस्टर लगा हुआ है। महाकुंभ में आने वाला तो गंगा नहाए कि एडमिशन ले ले, समझ नहीं पाएगा पूरा शहर। इस तरह का माहौल है वहाँ। तो ऐसे में क्या है सर, ये कि 50 सिलेक्शन कराने वाले लोग पूरी दुनिया में छाए हैं, 950 को पढ़ाने वाला द्रोणाचार्य पता नहीं कहाँ बैठा है। तो क्या अर्जुन की जगह द्रोणाचार्य सेलिब्रिटी हो गया है सर? जबकि गुरुकुल से तो अर्जुन यशस्वी बन के गया कि हम मछली का तीर भेज देंगे। क्या लगता है कि द्रोणाचार्य को ये लालच आ गया है कि अर्जुन फर्जुन होते रहेगा अपनी किस्मत से, द्रोणाचार्य आना चाहिए सेलिब्रेशन के तौर पे? क्या ऐसा लगता है? देखिए, सबसे जो गंभीर बात है वो ये कि हम लोगों ने एक शिक्षक के तौर पर इंस्टीट्यूशन चलाया जी, और एक मिशन था जी। मिशन सिर्फ ये नहीं था कि मुझे समाज सेवा करना है, निजी महत्वाकांक्षाएं भी सब दिन साथ थी, निश्चित रूप। लेकिन साथ में एक बात हमेशा रही थी कि मैं एक शिक्षक हूं तो मेरी पहचान बतौर शिक्षक बेहतर होनी चाहिए। पैसा जितना मैं कमाऊंगा उससे कई गुना ज़्यादा पैसा वो भी कमा सकता है जो शराब का धंधा करता है। ठीक है। तो मुझे बेहतरीन शिक्षक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनानी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे शिक्षकों की भूमिका पीछे हो रही है और कॉरपोरेट तरीके से गवर्न किए जाने वाले इंस्टीट्यूशंस आगे आ रहे हैं। और कॉरपोरेट का पर्पस आपके कैरियर को बेहतर करने का नहीं होता है, आपको सपना बेचकर अपना घर भरने का होता है। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हो गया है। दूसरी बात यह है कि पहले प्रचार के माध्यम बहुत सीमित थे। ठीक। और प्रचार के माध्यम सीमित थे तो ऐसी स्थिति में
बहुत ज़्यादा नायकत्व का विकास नहीं होता था। ठीक। सिर्फ और सिर्फ वही लोग नायक बन पाते थे जिनको स्टूडेंट्स दूर दूर तक फैला देता था कि असली शिक्षक तो वही है। ठीक है। आज के डेट में स्टूडेंट हो सकता है कि मुझे गालियां दे रहा हो, लेकिन कितने स्टूडेंट गाली देंगे? 10,000। मैं 1 करोड़ तक पहुंच जाऊंगा अपने विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए। वो 10,000 जो रियल माने में मुझे जानते हैं, उनके माध्यम से दुनिया मुझे नहीं जानेगी, मुझे विभिन्न माध्यमों के माध्यम से जानेगी। और इसके मद्देनजर क्या हो गया है कि वो लोग अपने यहां से रिजल्ट निकले तब तो कोई अच्छी बात भी है। जो रिजल्ट मेरे यहां से नहीं निकला है उसको भी हम अपना बना लेते हैं। यहां तक कि आप कहीं और से पढ़े, परीक्षा पास किए, इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू देने के वक्त में आप उनके संपर्क में चले गए। जिनसे आपने पढ़ के पीटी पास किया, मेंस पास किया, उनके पास में ज्यादा संसाधन नहीं है, तो वो इस बात का डंका नहीं पीट पाए कि आप उनके यहां पढ़े हैं। और जहां सिर्फ आप इंटरव्यू के लिए गए थे, उनके पास संसाधन ज्यादा है, नेटवर्क उनका बड़ा है, तो डंका उनके नाम को बजा कि आप तो उनके गुरुकुल से निकले हुए अर्जुन हैं। और फिर ऐसे स्थिति में क्या बात हो जा रही है कि महत्व अर्जुनों का इसलिए नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा नेटवर्क तो द्रोणाचार्य का है ना। ये सही। वो द्रोणाचार्य का जो कि बाजारू है। तो ऐसी स्थिति में वो अपने साथ साथ कुछ कुछ नायक बीच में खड़े करते हैं कि जैसे कोई परीक्षा पास कर गया तो उसके पास करने के सेलिब्रेशन को विभिन्न माध्यमों से वो बहुत बड़ा बना देते हैं, लार्जर देन लाइफ बना देते हैं। मतलब ड्रोन जो है, गुरु ड्रोन, वो ड्रोन लेके चल रहे हैं। हाँ। कि एकदम जलसा दिख रहा है। उसको लार्जर देन लाइफ इसलिए बना देते हैं क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये बात बिठाना है कि यहां पढ़ेंगे तो पास करेंगे क्योंकि वो यहीं से पढ़ के पास किया है। ठीक। जबकि सच्ची बात यह है कि वो यहां से पढ़ा भी नहीं है। हम लोग पीछे के दौर की कहानी याद करते हैं तो एक एक साल में मेरे अकेले हिस्ट्री ऑप्शनल के क्लास से 25-26 लोग पास कर जाते थे। आज के डेट में तो इंस्टीट्यूशन के पास में 5-5, 6-6 हज़ार स्टूडेंट्स हैं और उनके बीच से 5-7 स्टूडेंट भी जो ओरिजिनल स्टूडेंट के क्लासरूम के हों वो पास नहीं कर पा रहे हैं। सर, जो आपने सेलिब्रेशन की बात कही, सफल लोग जो सफल हो रहे हैं उनकी, वो तो अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से, अपनी योग्यता से, और उसमें शिक्षक की भी जो भूमिका है, उन सबको मिला के वो सफल तो हो रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि हिंदी पट्टी सेलिब्रेशन को इतना विशाल बना देती है और इस तरह से इम्पोज कर देती है, इस तरह से आरोपित कर देती है हर छात्रों के दिमाग मस्तिष्क पर कि एक अनावश्यक दबाव विद्यार्थियों को इस प्रतिस्पर्धा में उतरने से पहले होता है। उन्हें लगता है कि एक स्वर्ग की यात्रा है और वो एग्जाम को फिर एग्जाम नहीं, मोक्ष की तरह देखने लगते हैं कि अगर मैं ऐसा हो जाऊंगा तो गेंदा के माला से लग जाऊंगा, संसार मुझे देखने लगेगा, लोग दूर दूर से नंगे पांव मुझे देखने आएंगे। जो लोग शिकागो से वापस लौटने के बाद विवेकानंद को थैंक यू नहीं बोल पाए, वो मुझे कहने आएंगे। तो इस तरह का जो एक अनावश्यक दबाव है, पहले छात्र अगल बगल वाले से पूछता था कि मनोज रैंक लगाना है यार, दीपक, संजय रैंक लगाना है या पास करना है। ये एक अलग तरह का दबाव है, वो मोक्ष, वो शीर्ष पाना है। तो आपको नहीं लगता कि ये अनावश्यक दबाव भी पैदा कर रहा है सेलिब्रेशन? यानी हम तो सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि हम सफल हुए हैं, लेकिन क्या मेरा सेलिब्रेशन बेचा जा रहा है बाजार में? मैं सेलिब्रेशन को 2 पार्ट में बांट देता हूँ। पहला पार्ट तो ये है कि यदि कोई बड़ा एग्जाम पास किया, किसी ने सेलिब्रेट किया, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। बिल्कुल, निश्चित रूप से। और इंग्लिश मीडियम वाले की तुलना में इनका सेलिब्रेशन ज़्यादा बड़ा होना स्वाभाविक है क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम के जो लोग हैं वो एक बेहतर पृष्ठभूमि से आए हैं। बिल्कुल। तो उनकी उपलब्धियां उतनी बड़ी नहीं होती हैं जी। यदि कोई आदमी IIT से पढ़ा है, IIM से पढ़ा है, 50-60 लाख का पैकेज छोड़कर आया है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई हार्वर्ड में पढ़ता था, ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था, जिसके पिता गवर्नर थे, उसके लिए UPSC पास कर जाना उतना बड़ा मामला नहीं है। बस अखाड़ा बदल जाने का मसला है बस। लेकिन हिंदी मीडियम का वो विद्यार्थी जिसके पिता रिक्शा चलाते थे, जिसके पिता किसी घर में हल चलाते थे, मेरा एक स्टूडेंट है इस बार पास किया है जो कि पिता मर गए, माँ खेत में काम करने वाली मजदूर थी, लड़का मैट्रिक पास करके ट्रक का खलासी हो गया और वो लड़का एक दिन दिल्ली आ गया, सपना था टेम्पो चलाने का, और टेम्पो चलाते हुए मुखर्जी नगर आ गया। और मुखर्जी नगर आते हुए इस दिन उसने मेरा पोस्टर देख लिया, फिर मेरे पास आ गया और उस लड़के के नाम में शिव शक्ति है, तो शिव की शक्ति ही उसके अंदर थी कि उसने तय किया कि मैं अब
यूपीएससी पास करूंगा। अभी भी यूपीएससी का अटेम्प्ट उसका बचा हुआ है। इस बार उसको मोर देन 100 मार्क्स आया था जीएस में, सीसैट में क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार यूपीएससी पास कर दिया। तो इस तरह के लड़का सेलिब्रेट तो करेगा ना, करेगा बिल्कुल निश्चित रूप से। लेकिन इसके सेलिब्रेशन आप अगर उसको बेचने लगे, हाँ, इसके सेलिब्रेशन के अंदर बिल्कुल कोई दोष नहीं है। हाँ। दोष है कि मेरा 1 करोड़ का नेटवर्क है, मैं अपने 1 करोड़ के नेटवर्क पे तुम्हारे वीडियो को रखकर उसे 1 करोड़ तक पहुंचाता हूं और दुनिया के सामने उसे एक लार्जर देन लाइफ फिगर बना के पेश कर देता हूं। और लार्जर देन लाइफ जो होता है, जो नायक होता है, वो सिर्फ और सिर्फ देखे जाने लायक होता है, पूजे जाने लायक होता है, अनुकरण करने लायक नहीं होता है। हम उसके नाम को बच्चों के मन रूपी दीवाल के ऊपर खूंटी पे टांग से देते हैं और बच्चे को लगने लगता है कि हम इन्हें फॉलो नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनको अपना नायक मान सकते हैं, इनके जैसा हम नहीं हो सकते। और ये बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें हतोत्साहित करते हैं। ये बात निकल के आई कि अंततः ये उनको हतोत्साहित करते, उन्हें अपने बीच में से लोग पास करने वाला चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं कि 2009 की बात है। मेरे क्लास में करीब 17-18 बच्चे पास किए थे और हम लोग साधारण तरीके से रहने वाले लोग थे, अपने घर में ही सेलिब्रेशन चल रहा था। तुमको याद होगा, तुम उस पार्टी में आए थे। हाँ बिल्कुल। और उसमें यज्ञेश, रंजन, नेहा सब लोग पास किए थे। अमित तो भैया, उन सब लोगों को नहीं, अमित उसमें पास नहीं किया था, अमित उसके अगले साल पास किया था। मैं अमित का ही नाम ले रहा हूँ। हाँ। तो हुआ क्या था कि सब लोगों का सेलिब्रेशन चल रहा था और अमित उस साल पास नहीं कर पाया था। हम ऐसे ही अपने घर के फर्श पे बैठे हुए थे और तुम्हारा ही परफॉर्मेंस सुन रहे थे। तो हमने अमित को कहा था कि अमित अगले बार तुम्हारा नंबर है, और उसने कहा कि हाँ सर, अगले बार आपको हम करके दिखा देंगे। उसने बेसिकली माहौल देखा था, अपने जैसे लोगों को ही पास करते देखा बिल्कुल, और अगले बार वो पास कर गया, वो आईपीएस हो गया। यदि मैं अमित को एक ऐसे आदमी का यूट्यूब का वीडियो दिखाऊं जिसका व्यूअरशिप 50 लाख है, तो अमित उससे इंस्पायर नहीं हो पाएगा, उसे लगेगा वो देवता होगा। तो पास करने वाले का देवत्व तो लोगों को इंस्पायर नहीं करता, नहीं कर सकता। पास करने वालों का अपने जैसा होना लोगों को प्रोत्साहित करता है कि ये बिल्कुल मेरे जैसा। हाँ, ऐसा हम भी कर सकते हैं। और ये तभी हो सकता है जबकि रियल माने में स्टूडेंट, बच्चों जो क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके बीच में से रिजल्ट निकले और उनको देखकर बाकी बच्चों को लगे कि हम भी पास कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक आखिरी बात, हालांकि आपने जो पॉडकास्ट सुना होगा तो कम से कम एक बात और निकल के आई होगी कि जिस कक्षाओं में प्रशासनिक अधिकारी तैयार होते हैं, वहाँ एक लेखक भी कैसे तैयार हुआ होगा जब सर बातें कह रहे थे, और जो वाक्य विन्यास था, जो उपमान नहीं निकल के आ रहे थे। कैमरा के मेरे पीछे भी मेरे जो साथी हैं सब हिंदी साहित्य पढ़ने और लिखने वाले भी हैं, और वो भी सुन रहे होंगे कि चीज़ों को कैसे कहा जाता है, जो डिलीवर कैसे किया जाता है। सर एक आखिरी बात, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि जो भी लोग वनडे एग्ज़ाम्स हो, पीसीएस हो या यूपीएससी की तैयारी हो, जो हिंदी माध्यम से कर रहे हैं, अगर आप उनको 2-3 मिनट में कुछ ऐसा, मैं कोई जादुई पुड़िया देने की बात नहीं कह रहा हूँ, फिर भी आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? एक 24 घंटे के एक रूटीन में वो अपनी पढ़ाई को या साल भर की भी तैयारी में 24 घंटे के रूटीन को किस तरह से एक डिजाइन करें, अगर आप 2-3 मिनट में उनको बता पाएं, क्योंकि आज के टाइम में लोग ऑनलाइन क्लासेस को ही अपनी तैयारी मानते हैं। ये अखबार पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, कहते हैं कि अखबार से तैयार क्वेश्चन बैंक इनको उपलब्ध हो जाता है। ये इंडिया ईयर बुक भी अब नहीं पढ़ना चाहते हैं, कहते हैं कि इंडिया ईयर बुक से फलना कोचिंग ने एक टेबलेट निकाल दिया है, उससे जो प्रश्न आएंगे हम उसको हल कर लेंगे, और पिछले साल जो उस प्रश्न आए थे उसको भी निकाल के, यानी कि एकदम फिल्टर्ड करके, तो हम एकदम छानते 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 जो है चावल ही हटा दे रहे, पता चलता है कंकड़ बच जा रहा है। तो छानने की प्रक्रिया भी उल्टी हो गई है। तो क्या आप अपनी ओर से हमारे सुनने वाले भाइयों बहनों को और छात्र छात्राओं को बताना चाहेंगे? बस 4-5 छोटी छोटी बातें बताएंगे। सबसे पहली बात तो कि आपने ऑलरेडी बता दिया कि बहुत तरह के प्रोफेशनलिज्म जो आ गया है, उससे बचें। ठीक। दूसरी बात यह है कि बच्चों को एक बात समझना पड़ेगा कि एग्ज़ाम पास करने वाले लोग और एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग जो एग्ज़ाम कभी पास नहीं करते हैं,
उनके बीच के अंतर को समझें। ठीक है। जो एग्जाम पास कर रहे हैं उनके संपर्क में जाकर उनके एटीट्यूड और उनके स्टाइल को समझें। वो रियल माने में परिश्रम कर रहे हैं। दूसरी बात है, किताब, पेपर और मैगजीन का कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल। आप उसके बाद नोट्स से उसे सप्लीमेंट करिए। नोट्स में आप कुछ ऐसी चीजें पा सकते हैं जो उनमें नहीं है। नोट्स में कुछ चीजें आप प्रोफेशनली बेहतर तरीके से डिजाइन किए हो पा सकते हैं। ये यदि आपका एडिशन कर दे तो यह एक्स्ट्रा है, जो ऑर्डिनरी के साथ में मिले तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए। लेकिन आप तो ऑर्डिनरी छोड़ देते हैं और एक्स्ट्रा पकड़ लेते हैं। और उस एक्स्ट्रा को हिंदी में यदि हम कहें तो फालतू है। तीसरी बात यह है कि बच्चों को यह समझना पड़ेगा कि वो एक लंबे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन्हें 12 महीना 18 महीना का एक प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है। उसको 3 भाग में बांट लीजिए। फिर प्रत्येक महीने और प्रत्येक सप्ताह और प्रत्येक दिन में क्या पढ़ेंगे इसकी क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। रात में सोने के वक्त आपको लिख देना चाहिए कि सुबह में हम अपने रूटीन की शुरुआत करेंगे तो रात तक क्या करेंगे। और यदि आप अगले दिन की योजना को शाम तक पूरी कर लिए तो आप परीक्षा पास कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। और इस तरीके से यदि आप 365 दिन चल लिए तो आप परिणाम निकाल लेंगे। यानी कि ये मसला केवल पढ़ने की रुचि और परिश्रम का नहीं है, अनुशासित रणनीति की भी है। अनुशासन के साथ में ही तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको उन विषयों की भी पढ़ाई करनी है जिनमें आपकी रुचि नहीं थी। हाँ। नंबर 2, आपको उसे सिर्फ कवर नहीं करना है तो एक उपन्यास के अध्ययन की तरह। आपको उसके बीच में से परफॉर्म करना है, नंबर लाना है और उनको पछाड़ देना है जो हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं। और ये हो सकता है, होता रहा है। और तब अंतिम बात इस संदर्भ में मैं बोलूंगा कि पर्टिकुलरली यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम के बारे में विशेष रूप से ये सच बात है कि इस एग्जाम में एग्जामिनर की कसौटी को समझो। हाँ। एग्जामिनर क्या चाहता है यदि आप समझ जाओगे तो अपनी तैयारी को उस कसौटी पर रख सकते हो। एग्जामिनर चाहता है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें मेरिट हो, जो हार्ड वर्क के आधार पर ही विकसित होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो इमेजिनेटिव हो, जो लॉजिकल हो, जो एक ही विषय को लेकर दिए गए विभिन्न मतों के बीच में लॉजिकल डिसीजन मेकिंग कर सकता हो, जो बहुत ही संक्षेप में सारगर्भित तरीके से अपनी बातों को कम्युनिकेट कर सकता हो, चाहे लिखित रूप में और चाहे इंटरव्यू में बोल के। इन सारे गुणों को अपने अंदर विकसित करना है तो ये रेडीमेड फॉर्मूले के रास्ते नहीं आएगा। ये किताब पढ़ के आएगा, ये बच्चों के साथ में, दोस्तों के साथ में, शिक्षकों के साथ में विमर्श करके आएगा, ये लिख के आएगा। यदि आप सोचेंगे कि किसी मोटिवेटर का मोटिवेशनल वीडियो सुन लेंगे तो मोटिवेशनल वीडियो सुनने के बाद कुछ ही दिनों के बाद आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। रियल मोटिवेशन यही है कि आपको मालूम होना चाहिए कि तैयारी करने के दौर में हमें क्या करना है और करते रहिए। और बीच बीच में आप एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को देखते रहिए और आपको लगे कि बन रहा है, आप इनहेरेंटली मोटिवेटेड हो जाएंगे। यानी एक बात यह भी है कि डिजिटल तैयारी ने ग्रुप डिस्कशन, जो एक तैयारी करने वाला समाज था, तैयारी करने वाला समूह था, उससे भी हमें जो दूर किया, उसका नुकसान भी हम उठा रहे हैं अब, क्योंकि हम ना साथियों से डिस्कशन कर पाते हैं, हम डिजिटल तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक कमरे में ऑनलाइन पढ़ लिया तो हम न मित्रों से बात कर रहे हैं तैयारी के दौरान, ना कुछ साथ मिलके आंसर राइटिंग कर रहे हैं। चलते चलते एक बात पता नहीं पूछनी चाहिए नहीं पूछनी चाहिए सर मैं देखता हूँ एक कल्चर आया है कि टीचर सर बाउंसर लेके चले गए, टीचर सर हीरो की तरह एंट्री मारते हैं। टीचर से मिलना एक सपना है, टीचर से मिलना सपने के पूरा हो जाने जैसा है। तो सर कोचिंग करने के दौर में हम लोगों ने जिस दौर में पढ़ा है वहाँ हम टीचर्स का मतलब समझते थे कि जो मैं नहीं समझूंगा, दरवाज़ा खोलूंगा और कुर्सी पर बैठ के पूछूंगा सर ये नहीं समझ में आ रहा है, आप हमें समझाइए। तो अगर हम शिक्षक फोटो खिंचाने के लिए टीचर को ढूंढता फिरेगा तो आंसर राइटिंग के लिए शिक्षक से कब मिलेगा। तो हिंदी माध्यम, मैं बार बार इसलिए हिंदी माध्यम कह रहा हूँ कि मैंने अंग्रेजी में धक्का मुक्की देखी ही नहीं है ना। तो ये तो सर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपकी ओर से, हम छात्रों की तरफ से आपकी ओर से एक विनम्र अनुरोध जाए कि शिक्षक जो है
वो एक भाई, एक पिता की तरह, एक गुरु की तरह, वास्तविक गुरु की तरह छात्रों को अपने सानिध्य में रखें और उनके लिए उपलब्ध हों, क्योंकि अगर वो उनके लिए उपलब्ध नहीं होंगे तो हम अपनी शंका का समाधान कहाँ करेंगे। तो इसका नुकसान तो मुझे लगता है कि हिंदी पट्टी के छात्र उठा तो रहे होंगे सर। तो हालांकि मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहता था, मैंने खुद दे दी वो मेरे मैं अपनी ओर से कुछ बात कहता हूँ। हाँ बिल्कुल। कि मैं आज से करीब 7-8 साल पहले की कहानी बताता हूँ जी। हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था शिक्षकों का और बनाया था एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम था ICS। और हमारे पास में करीब 6-7 हज़ार स्टूडेंट्स आते थे GS पढ़ने के लिए। एक दिन मैं अपनी गाड़ी से उतरा कैंपस में तो देखा कि 3-4 सिपाही आके मुझे सैल्यूट किया। मैंने पूछा कि भाई आप लोग कौन हैं? तो बोला सर हम आपके साथ जाएंगे आपके क्लास तक आपको गार्ड करते हुए। अच्छा। तो हम बोले क्या कि सो मतलब कोई दिक्कत हो गई है क्या यहाँ पर? हमको लगा कि हो सकता है कुछ झगड़ा उगड़ा हो गया होगा तो बुलाया गया है सिक्योरिटी। तो बोला नहीं सर ये ना अब हम आपके साथ ही रहेंगे। तो बोला कि किससे बचाओगे हमको? किसी को अब साथ नहीं रहने देंगे, बाकी को आपके साथ हम रहेंगे। किससे बचाओगे हमको? यहाँ जो हजारों विद्यार्थी है यदि वो मुझसे नाराज है तो तुम 3 तो बचा नहीं पाओगे। सही बात है। और यदि वो हमसे खुश है तो हमको तुम 3 की जरूरत नहीं है। सही सही सही। तो हमने हटा दिया। लेकिन उस समय भी कुछ शिक्षक लोग इसके पक्ष में थे। वो लोग इसको पसंद करते थे कि गाड़ी से उतरते तो उनको सैल्यूट मारता है और 3-4 बंदूकधारी उनको क्लासरूम तक लेके जाता है। मुझे वो बातें बहुत इरिटेट करती थी। तो एक तो ये बात मैंने बताया। एक दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि शिक्षक तो वही है जिसका खुद का सपना विद्यार्थी से मिलने का हो। विद्यार्थी का सपना शिक्षक से मिलने का हो और शिक्षक विद्यार्थी से न मिल पा रहा हो क्योंकि शिक्षक स्टार हो गया तो हो सकता है वो स्टार हो गया हो, शिक्षक नहीं रह गया। शिक्षक वही है जिसका खुद का सपना हो कि विद्यार्थी मेरे पास आए और यदि वो उसके अंदर क्वालिटी इन्हांस नहीं कर सके, उसके क्राफ्ट को यदि वो इन्हांस नहीं कर सके, उसकी कामयाबी में ये खुद को कामयाब होते हुए न देख पा रहा हो और सिर्फ अपने बैंक अकाउंट के आधार पर अपने सब्सक्राइबर के बेस के आधार पर अपने को कामयाब होता हुआ देख रहा हो तो वो धनी है, वो शिक्षक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने जो 2-3 स्पष्ट बातें समझी हैं। पहली बात ये कि छात्र होना और सब्सक्राइबर होना दोनों अलग अलग बातें हैं, तो हम अपने छात्र होने की शर्त पूरा करें। दूसरी बात, कोचिंग की आवश्यकता किसी के लिए हो भी सकती है, किसी के लिए नहीं भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर लोग जो अपने स्कूली और कॉलेज की पृष्ठभूमि से कमज़ोर पढ़ाई पढ़ के आते हैं उनको एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है और एक ईमानदार कोशिश अगर आपके शिक्षक और आपके मार्गदर्शक की ओर से होती है तो आपको लाभ देगी। और तीसरी बात कि शिक्षक होने की जो बुनियादी शर्तें हैं उसको बिना पूरा किए आप एक सफल आदमी के तौर पर भी सफल नहीं कहलाएंगे और शिक्षक के तौर पर तो सफल नहीं कहलाएंगे। इसलिए हिंदी पट्टी को अपने पढ़ाने वाले शिक्षकों से ये उम्मीद करनी चाहिए और ये अनुरोध भी करना चाहिए कि शिक्षक अपने शिक्षक होने के बुनियादी शर्तों को पूरा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पॉडकास्ट देखने के लिए। और सर आपने ये हिम्मत दिया कि मैं आपके साथ बैठकर बात कर सकूं और सवाल पूछ सकूं, ये भी आपका एक आशीर्वाद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।